formula, I mean, in a illustration. We have studied so far two types of sources. Okay, one is a cost of debt, other is cost of preference shares. Okay, so now the third source that we are going to discuss is cost of equity share capital. Quite simple. Okay, and see, for any company, it is compulsory to raise equity share capital. For any company, it is compulsory to raise equity share capital, है ना? वो डिबेंचर इशू करते हैं या नहीं, टर्म लोन लेते हैं या नहीं, पब्लिक डिपॉजिट इशू करते हैं या नहीं, वो सेकेंडरी मैटर है ना? बट इक्विटी शेयर इशू करना कंपल्सरी. नाउ वी वेरी वेल नो that there is as such no compulsion to pay dividend. डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है. देयर इज नो फिक्स्ड परसेंटेज और compulsion to pay dividend. Still, we have to calculate the cost depending upon the earning which is expected by the shareholders. हमें जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि शेयर होल्डर कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट द शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग. ओके, हमने कॉस्ट ऑफ डेट में नंबर ऑफ मेथड्स देखी थी. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी हमने देखा था कि अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, जिस प्रेफरेंस शेयर का हमें रिडम्पशन नहीं करना है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, और जिस प्रेफरेंस शेयर का हमें रिडम्पशन करना है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है. इन अ सिमिलर मैनर इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है. सो एज सच देयर आर these 5 options available to calculate the cost of equity. हमें क्वेश्चन में जैसा भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो सी, जैसे हम लोगों ने डेट में कैलकुलेट किया था कि अगर सपोज हमने कोई डिबेंचर इशू किया है 100 रुपए का और उसके ऊपर पे, जैसे हमने डिबेंचर में देखा था, एक 100 रुपए का डिबेंचर है जिसके ऊपर हम लोग 10% इंटरेस्ट पे करते हैं. तो अगर मुझे उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो इट इज़ क्वाइट सिंपल. जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो उसका कॉस्ट हो जाता है. 10% इज कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट. इन अ सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट देयर इज नो सिंगल मेथड, है ना? इसका कोई एक मेथड नहीं है, इसकी नंबर ऑफ मेथड्स हैं. तो सबसे पहला है, इफ द कंपनी यूजेस, और इफ इन द एग्जाम्पल you are given information about dividend, and the dividend which is expected by the shareholders is constant. The dividend which is expected by the shareholders is constant. Generally ये थोड़ा unrealistic assumption है ना? Even though we have to calculate because it is given, but हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डिविडेंड कभी भी कोई भी पर्सन कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा. द पर्सन वुड बी रिक्वायरिंग हायर एंड हायर डिविडेंड्स. ओके, बट इफ इट इज अज्यूम्ड दैट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज कांस्टेंट तो उसका फॉर्मूला अलग है. चलो, अगर डिविडेंड पे बेस्ड नहीं है, इफ द कॉस्ट इज बेस्ड ऑन अर्निंग एंड अगेन विच इज टू बी कांस्टेंट. थर्ड एजम्पशन या थर्ड मेथड थोड़ा सा रियलिस्टिक है. इफ डिविडेंड एंड अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट. अभी इसमें एक अजम्पशन क्लियर है कि एक्सपेक्टेड टू ग्रो. ओके, हमारा डिविडेंड या अर्निंग बढ़ना चाहिए, बट अगेन इसका रेट कांस्टेंट नहीं होता है, इट मे फ्लक्चुएट. डिपेंड करता है कि आप कौन से सिचुएशन में बिजनेस करते हो ना, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन से रिस्क एनवायरमेंट में आप बिजनेस करते हो. नंबर 4, इफ इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट फ्यूचर. अगर हम फ्यूचर अर्निंग्स को, फ्यूचर डिविडेंड को, या फ्यूचर में हम जो ग्रोथ रेट अचीव करने वाले हैं उसको अगर हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, या तो अगर वो डिफिकल्ट है तो हम पास्ट को देखेंगे.
we'll see the past over a period of let's say 4 to 5 years. और उन 4 या 5 सालों में हमको जितना भी अर्निंग हुआ है, यील्ड का मतलब क्या होगा? अर्निंग। ओके, तो पिछले 4 से 5 साल में जो अर्निंग हुआ है उसके ऊपर हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। और जो पॉइंट नंबर 5 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो दो चीजों को कवर करता है। एक, आप जो टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको भी, मीन्स इट कंसिडर्स टाइम ड्यूरेशन एज वेल एज द रिस्क दैट इज बीइंग टेकन। तो ये काफी रियलिस्टिक एजम्पशन लगता है। इफ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो ये दोनों चीजों को कवर अप करता है। इट कवर्स अप two things. One is the time duration. Say for example, अगर मैं ये पैसा, जो पैसा मेरे पास अवेलेबल है, let's say 5 लाख रुपीज आर अवेलेबल विथ मी, अगर वो पैसा मैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट ना करूं और लेट्स से किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है क्योंकि मेरा पैसा कभी डूबेगा नहीं, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। पर इधर जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो काफी कम होगा, लेट्स से 6%। So if I am investing this amount for a period of let's say 5 years, तो मुझे every year 30,000 into 5, ये रिस्क फ्री है। वो सिर्फ किसको कंसिडर करता है? टाइम ड्यूरेशन को। मैंने 5 लाख रुपए कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, बट मैं अगर यही 5 लाख रुपए किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे दो तरह के रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगा। एक, जो मैंने टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो, और इक्विटी के साथ एसोसिएटेड रिस्क लिया वो। तो ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो दोनों चीजों को कंसिडर करता है। वन इज टाइम ड्यूरेशन एंड अदर इज रिस्क। ओके, हमने सो फार 5 चीजों का जस्ट नॉर्मल डिस्कशन किया है। वन इज बेस्ड ऑन डिविडेंड, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कांस्टेंट रहे। दूसरा है अर्निंग, सेम। तीसरा है दोनों डिविडेंड एंड अर्निंग, पर इनमें क्या कांस्टेंट है? ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। पहले वाले कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हमें इस साल 5 रुपए डिविडेंड मिला तो हर साल 5 रुपए डिविडेंड मिलेगा। दूसरे वाले अर्निंग में क्या है? अगर मेरा अर्निंग पर शेयर 20 रुपए है तो एवरी ईयर वो 20 रुपए रहेगा, कांस्टेंट है। तीसरे में क्या है? डिविडेंड और अर्निंग दोनों एक डेफिनेट रेट से ऊपर बढ़ेगा, माने लेट्स से 7%। चौथा, अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो लुक एट पास्ट, और पास्ट में जो भी अर्निंग है उसका एवरेज। सिंपल है, पास्ट में जो भी अर्निंग है उसका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको पिछले 4 साल में 10%, 11%, 13% और 15% ऐसा अर्निंग रियलाइज हुआ है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। कितना होगा? 49 बाय 4, अराउंड 12.5%। इन फ्यूचर आप कितना ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हो या कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो? दैट इज 12.5। एंड द लास्ट इज CAPM, जिसमें हमने दो चीजों को कंसिडर किया। वन इज टाइम ड्यूरेशन, अदर इज रिस्क। सब जितनी भी फॉर्मूला है या जितनी भी मेथड्स है उसकी फॉर्मूला काफी सिंपल है, इज क्वाइट सिंपल। लेट्स हैव अ लुक एट। सबसे पहला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिविडेंड के ऊपर। और इसमें हमारा अजम्पशन क्या था? द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डी। इसको कभी भी डी नहीं लिखेंगे, वील ऑलवेज राइट D1, एंड D1 इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दो तरह का डिविडेंड दे सकते हैं। वन इज करंट डिविडेंड
एंड द अदर इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। हम हमेशा कौन सा डिविडेंड यूज करेंगे? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसको बोलते हैं D0 और इसको बोलते हैं D1। तो द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, उसमें हमेशा हम लोग D1 का इस्तेमाल करेंगे। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ डिविडेंड द वर्ड अर्निंग्स इज रिप्लेस्ड, तो फॉर्मूला सेम टू सेम, सिर्फ डिविडेंड की जगह क्या हो जाएगा? अर्निंग्स। ओके, दैट इज E/P। ये दोनों करंट होगा, करंट अर्निंग्स अपॉन करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, तो दो चीजें हमने देखी, वन इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच एंड अदर इज अर्निंग प्राइस अप्रोच। ओके, नेक्स्ट वन, इसको गॉर्डन मॉडल भी कहा जाता है। ओके, और ग्रोथ अप्रोच भी कहा जाता है। डिविडेंड एज वेल एज अर्निंग विल इंक्रीज एट अ गिवन रेट। मैंने लिखा था 7%। आपका डिविडेंड और अर्निंग दोनों एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। इफ दैट इज द assumption, then the cost of equity would be D1 upon P0 plus G, expected dividend upon current market price per share plus constant growth rate. Now, if new equity shares have to be issued, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। if new equity shares are to be issued, तो हमें पता है कि जब भी कोई नया इक्विटी शेयर इशू होता है तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। वी हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स नथिंग बट कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो सपोज हम लोग कोई भी एक इक्विटी शेयर 200 रुपीज में इशू करने वाले हैं, पर इसको इशू करने के लिए हमें 3 रुपए का खर्चा आता है, देन द नेट प्रोसीड्स वुड बी 197। हमारे लिए ये जो डिनोमिनेटर होगा इट वुड बी 200 माइनस 3, दैट इज 197। So let's discuss illustration 9. A company has paid dividend of ₹1 per share last year. मैंने आपको कौन सा डिविडेंड यूज करने के लिए बोला था? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ये तो कौन सा डिविडेंड बोला है? लास्ट ईयर, है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? D0। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% नेक्स्ट ईयर। माने अभी जो 1 रुपी है वो अगले साल 10% बढ़ जाएगा। सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट D1, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, D0 इंटू 1 प्लस जी। my D0 is 1 and this 1 plus G is nothing but 1.10, 1 plus 0.10, क्योंकि ग्रोथ रेट हमारा 10% है। So my D1 would be 1.10. D0 into 1 plus G will make D1. Calculate the cost of equity if the market price is 55 rupees. हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? D1 upon P0 plus G। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट द आंसर ऑफ 12%। ओके, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा 12%। ओके, इसका ज्यादा डिस्कशन, इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन डिविडेंड डिसीजंस नाम के चैप्टर में है। ओके, चलो, हाउ डू वी कम टू नो, है ना? इधर ऐसा लिखा हुआ है कि डिविडेंड 10% से बढ़ेगा हर साल, पर ये हम कैसे जानेंगे? हाउ डू वी कम टू नो? ओके, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। द कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जनरली 2 मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रोथ रेट। सबसे पहला ये है, दिस वन। ये एक डिविडेंड का फॉर्मूला है, इसमें मुझे ग्रोथ रेट ढूंढना है
I can find out by using this method, एवरेज मेथड. ओके, एवरेज मेथड को यूज कैसे करेंगे? डिवाइड ना D0 by Dn. तो D0 is current dividend and Dn dividend in n years ago. n माने आज से 5 साल पहले डिविडेंड कितना था, या तो आज से 4 साल पहले कितना था, जैसा क्वेश्चन में आपको बताया हो. Step 2 is find out the results found at step 1, D0 upon Dn. Okay. See the interest rate for corresponding column. This is the growth rate. ये मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं, है ना. I'll explain you how it is to be done. Practically बताऊंगा. As such एग्जाम में नहीं होगा. Growth rate will be given in the examination. Moving on. ये दूसरा फॉर्मूला है ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का, लिटिल बिट इजियर. B into R. R is rate of return on fund invested and B is nothing but retention ratio. Suppose किसी कंपनी का डिविडेंड पर अर्निंग पर शेयर, a company earns 5 rupees per share और इनका एक पर्टिकुलर रेशियो है कि जितना भी हम कमाएंगे उसका 40% हम लोग डिविडेंड दे देंगे. तो डीपीएस कितना हो जाएगा? ₹5 into 40%, that is 2 rupees. What does that mean? जितनी हमारी अर्निंग्स थी उसमें से हमने 2 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितना बचेगा? व्हाट इज माय रिटेन्ड अर्निंग्स? ₹3 per share. So how can I find out my retained earnings? 1 minus dividend, ऐसा भी बोल सकते हैं. What we can call 1 minus dividend. जितना हमने कमाया है उसमें से डिविडेंड दे देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे retained earnings. So this B is nothing but retained earnings into R. B into R करेंगे तो we'll get the growth rate. Okay. अभी तक हमने 3 फॉर्मूला पढ़ी, पर क्वेश्चन सिर्फ एक ही फॉर्मूला का देखा है. ओके, बाकी की दोनों फॉर्मूला सिंपल है, पहली और दूसरी. पहली फॉर्मूला थी बेस्ड ऑन कांस्टेंट डिविडेंड, दूसरा कांस्टेंट अर्निंग्स, तीसरा बेस्ड ऑन डिविडेंड बट विद अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, फोर्थ इज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. देखो ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस. कितना अभी तक रियलाइज हुआ है, कितना अभी तक रियलाइज हुआ है. यील्ड का मतलब क्या बताया था? अर्निंग्स. सो व्हाट वी हैव अर्नड टिल नाउ. तो हम पिछले 4 या 5 साल जितना भी क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उसके बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले साल में हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना रह सकता है. अब इसका जो थ्योरी दिया है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है. According to this approach, the average rate of return realized in the past few years is historically regarded as the expected return. मैंने आपको बताया था कि पिछले 4 साल में अगर मैंने इतना रिटर्न अर्न किया है तो आने वाले साल में मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. What I can expect. It computes cost of equity based on past records. Though this approach provides a single mechanism of calculating cost of equity, it has unrealistic assumptions. कौन से assumptions unrealistic हैं? तो सबसे पहला कि जो हम अभी तक रिस्क फेस करते आए हैं वही रिस्क कंटिन्यू होगा. मतलब पिछले सालों में कंपनी को जो भी रिस्क का सामना करना पड़ा तो आने वाले साल में भी वही रिस्क रहेंगे. रिस्क तो एवरी ईयर बदलता है, मूवमेंट टू मूवमेंट बदलता है. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पहले हमें जो भी कंपटीशन का लेवल होता था वो कंपटीशन का लेवल कंटिन्यू रहेगा, है ना. ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. दूसरा, द शेयर होल्डर्स कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द सेम रेट ऑफ रिटर्न. ये भी अनरियलिस्टिक है क्योंकि हम हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ना चाहिए. और तीसरा,
द री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सेम। मतलब मैं जब भी फंड्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आज से 15-20 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको एफडी पे भी 12-13% रिटर्न मिलता था। आज कोई इन्वेस्टमेंट करेगा एफडी में तो उसको 6 से 7% मिलेगा। सवाल ही नहीं बनता है कि आपको री इन्वेस्टमेंट करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो सेम रेट पे अवेलेबल रहेगा। अगर वो बैंक की फिक्स डिपॉजिट में चेंज हो सकता है तो बिजनेस के एनवायरमेंट में तो 100% चेंज होगा। ओके, सो विच 3 assumptions आर अनरियलिस्टिक? एक तो रिस्क का लेवल सेम रहेगा, दूसरा शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा, और तीसरा हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हमारे अर्निंग्स को री इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं प्लाउबैक। तो अगर 4 साल पहले हम लोग हमारे रिटर्न्स 12% पे फिक्स कर सकते थे तो अभी भी 12% होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दैट इज वाई even though this is there in syllabus but it is not considered a practical approach। इसको practical approach consider नहीं किया जाता। okay, let's have a look। Mr. Mehra had purchased a share of Alpha Limited for ₹1000। ये आपका इन्वेस्टमेंट है आज के दिन। He received a dividend for a period of 5 years at the rate of 10%। 5 साल तक उनको 100 रुपए डिविडेंड मिलता रहा। 10% माने 100 रुपीज एवरी ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। At the end of the 5th year, he sold the share of Alpha Limited for 1128। मतलब आज उन्होंने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, उनको 5 साल तक 100 रुपए मिलता रहा, और 5 साल के बाद उन्होंने यही शेयर को 1128 रुपए में बेच दिया। हमें इसका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच ढूंढना है, दैट इज कितना परसेंटेज अर्निंग हुआ वो ढूंढना है। सो व्हाट इज डन इन द बुक में क्या किया हुआ है कि आपको सीधा बता दिया है कि आपका रिटर्न नियर बाय 12% है। पर अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप सीधा 12% पे तो नहीं कर सकते हो ना। इनके पास आंसर था तो ये लोग लिख पाते। वी डू नॉट हैव, तो वी नीड टू कैलकुलेट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो yesterday we discussed about IRR method, internal rate of return। Last method that we are going to study, अभी तक कौन सा देखा? डिविडेंड अप्रोच, अर्निंग अप्रोच, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, और चौथा था रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हमने देखे थे, क्योंकि अगर हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो वी शुड लुक एट पास्ट, और पास्ट का जो भी अर्निंग है वही फ्यूचर में इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे, उसको बेस लेके चलेंगे। जो मेथड नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना। ज्यादातर ये वाला अप्रोच यूज होता है इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने में। ओके, सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिस्क्राइब्स द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हम हमेशा कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो ये उस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। The risk to which a security is exposed can be classified into 2 categories। पहला है अनसिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा है सिस्टमैटिक। जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो कंपनी से रिलेटेड है, माने हमारे बिजनेस से रिलेटेड, और जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो मार्केट या वी कैन से एनवायरमेंट, और वी कैन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड है। जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो कंपनी स्पेसिफिक है, इट इज कंपनी स्पेसिफिक, तो हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम हमारा रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, इट इज इन आवर कंट्रोल, इट इज कंसिडर्ड एज डाइवर्सिफाइबल रिस्क। बट जो सिस्टमैटिक रिस्क है लाइक पॉलिसी चेंजेस, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, आरबीआई डिसीजंस, सेबी डिसीजंस, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, है ना। तो उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक
the risk which are related to the system, they cannot be controlled. It means they cannot be diversified. इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं. ओके, तो जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है उसमें जो भी रिस्क फैक्टर हमें कंसीडर करना है, द रिस्क फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज द रिस्क दैट वी कैन नॉट डाइवर्सिफाई, है ना. जो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो तो एज सच हमारे लिए रिस्क रहेगा ही नहीं, बिकॉज हमें पता है कि ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है, तो हम पहले से एक्शन लेके उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. जो रिस्क हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो मैंने पहले जब ये फॉर्मूला समझाया था तब मैंने दो बातें बताई थी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल दो चीजों को कंसिडर करता है. इट कंसिडर्स टाइम ड्यूरेशन एंड रिस्क फैक्टर. और मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैंने 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो ये वाला रिटर्न तो मेरे लिए गारंटीड है कि मैं कुछ भी करूं मुझे 1.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा. बट इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ इक्विटी शेयर, इन एन इक्विटी शेयर, तो इफ आई एम टेकिंग रिस्क देन माई रिटर्न शुड ऑल्सो बी हायर. तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल दोनों चीजों को कवर अप करता है, आपके टाइम ड्यूरेशन को भी कवर अप करता है और जो रिस्क आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से लेते हो उसको भी कवर अप करता है, जो रिफ्लेक्ट होता है बीटा से. ये वाला साइन हम लोग यूज करते हैं. बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क. इसका फॉर्मूला भी काफी सिंपल है. एज आई टोल्ड, cost of equity is equals to RF. RF is nothing but risk free rate of return. Risk free माने government security plus beta. Beta means the risk that you are taking into RM. RM is market rate of return minus RF. कभी कभार इस RM माइनस RF की जगह आपको क्वेश्चन में सीधा एक वर्ड दिया होगा रिस्क प्रीमियम. So risk premium is nothing but RM minus RF. Let's see. So ये RM minus RF क्यों किया?